हेलो विद्वानों, मैं मुकेश राजपुरोहित, आपका रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का ऑलिव बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज अभी शाम से जब ये वैकेंसी आई है तब से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सब जगह बहुत भरमार है, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, हर कोई वीडियो बना रहा है। यूपीएसआई की इतनी वैकेंसी आ गई, इतनी वैकेंसी आ गई। बट मैंने एक चीज नोट की कि कोई भी इस वीडियो की बारीकी नहीं बता रहा है, कोई भी इस नोटिफिकेशन की बारीकी नहीं बता रहा है। जैसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है मेरे सामने कि जो है क्या सिलेबस में कोई चेंज है। कोई एक छोटा सा क्वेश्चन और बताता हूं, पूरा स्टेप क्या है। अरे 9000 वैकेंसीज तो हैं, बट क्या क्या स्टेप से गुजरना पड़ेगा, क्या फॉर्म भरने से पहले कौन कौन सी चीजें मेरे पास में होनी चाहिए, क्या मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्या मैं उत्तर प्रदेश से, यूपी से नहीं हूं तो क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको कंफर्म कर देगी कि हाँ मुझे फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस क्लियर रहे और आपकी तैयारी आज से ही हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आप फॉर्म भरने के लास्ट दिन बाद सोचोगे यार काश मैं भी भर लेता, ठीक है, फॉर्म नहीं भर पाओ, लास्ट डेट चली गई, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत ही दिनों से लंबित थी, तो आज उस फाइनली आ गई है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। अब सीधी बात करते हैं, क्या है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पदों पे सीधी भर्ती 2020 और 21 आते हैं। सीधी बात करता हूं सबसे पहले पैसों की, रुपए कितने मिलेंगे, रुपए पैसे कितने मिलेंगे। आपने देखा है ग्रेड पे बहुत अच्छा है, मतलब कम से कम 50,000 से अधिक इन हैंड सैलरी होने वाली है। ग्रेड पे बैंड जो है 9,300 से 34,800 का है, और ग्रेड पे जो है आपका 4200 वाला ग्रेड पे रहने वाला है, मतलब अपने आप में बढ़िया ग्रेड पे है। इससे फर्स्ट ग्रेड वाला ग्रेड पे है ये, करेक्ट। और टोटल जो सैलरी पद हैं जो है 9,534। देखिए आप सर, जो टोटल पद हैं, टोटल पद जो है 9,534 वैकेंसीज हैं, 9,534 वैकेंसीज। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिएगा। मतलब यार ये इससे बड़ी वैकेंसी क्या होती है, मैं तो ये कहूंगा इससे बड़ी वैकेंसी क्या होती है। अगर 9,500 वैकेंसी में भी हम हमारा नंबर नहीं बना सकते तो फिर यार कब बना सकेंगे। मतलब फिर तो हमें हमारे पे सोचना पड़ेगा, हमें खुद पे क्वेश्चन मार्क उठाना पड़ेगा कि क्या हम रियली काबिल हैं या नहीं है। बस हम भागते हैं, हम सवाल उठाते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, ये बहुत ही आसान चीज है, मेरे को इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन, ओबीसी वालों का 27%, अनुसूचित जाति 21%, अनुसूचित जनजाति 2%। तो 9,027 टोटल वैकेंसीज हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, मतलब साधारण, जहां आपकी ड्यूटी थाने में होगी, जहां आपकी ड्यूटी चौकी में होगी, करेक्ट, जहां आपकी ड्यूटी कोतवाली में होगी, करेक्ट। ये और दूसरी बात रही कि इसके अंदर हॉरिजेंटल आरक्षण क्या है, तो इन कैटेगरीज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, इन सब का जो है आरक्षण है और वो मिलना चाहिए, मैं भी कहता हूं। दूसरी वैकेंसी प्लाटून कमांडर पीएसी, प्लाटून कमांडर पीएसी की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 484 वैकेंसीज हैं, और इसमें भी कैटेगरी वाइज इन्होंने बकायदा बता दिया है कि इतनी इतनी वैकेंसीज हैं, करेक्ट। और इसके अंदर भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आपका रहने वाला है 10 पदों के लिए और 24 पदों के लिए, करेक्ट। अग्निशमन अधिकारी की अलग से 23 वैकेंसीज हैं, अग्निशमन अधिकारी की द्वितीय अधिकारी की 23 वैकेंसीज अलग से हैं, करेक्ट। अब बात रही इसके अंदर भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की, आरक्षण की, तो वो उस हिसाब से है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। ऐसा मत करिएगा फॉर्म भर दूंगा, फॉर्म भर दूंगा, फॉर्म भर दूंगा। आप फॉर्म टाइम पे जरूर भरिएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट यहां पे भी पढ़ने की कृपा करिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी द्वितीय
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर चयन अभ्यर्थी में लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यकृत, इसका मतलब क्या मैं बताऊंगा कि श्रेष्ठता क्रम और उसके आवेदन पत्र में अंकित प्रथम द्वितीय तृतीय वृद्धि क्रम के आधार पर किया जाएगा। मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी और उसी हिसाब से करेंगे। और आपका फॉर्म अप्लाई जो करने की डेट है 1 अप्रैल है। फॉर्म अप्लाई करने की डेट है 1 अप्रैल से लगा के 30 अप्रैल तक, पूरा 1 महीना है। मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप टाइम पे फॉर्म अप्लाई कर दें। और कितने रुपए लगेंगे, ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, जिसमें मात्र 400 रुपए का फॉर्म भरा है। मैं कल की बात करता हूं। एक राजस्थान गवर्नमेंट में वैकेंसी आई है, उन्होंने अपने फॉर्म की फीस 1400 से 1500 रुपए रखी है। मतलब यार 1500, 1400, 1500 रुपए आप एक बच्चे से ले रहे हो जो बेरोजगार है। कहां से लाएगा? जब वो पैसे ही नहीं ला पाएगा, जब फॉर्म ही नहीं भर पाएगा, तो नौकरी कहां से दोगे? तो इंपॉर्टेंट चीज अच्छी लगी मुझे ये उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसमें फॉर्म की फीस बहुत कम रखी है। राष्ट्रीयता पहली, अब क्या है? एलिजिबिलिटी, अर्हताएं। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, हमें सबको पता है, हम सभी भारतीय ही हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग भारतीय ही मुझे देख रहे हो, ठीक है। और दूसरे और कौन हो? अब देखो, इसमें एक चीज बताऊं मैं आपको, ये कहीं नहीं दिखा कि वो भारत का नागरिक हो साथ में उत्तर प्रदेश का नागरिक हो। मतलब इसका एक मतलब आया है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, सर क्या उत्तर प्रदेश के बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? देखो उन्होंने लिखा है राष्ट्रीयता, उन्होंने ये नहीं लिखा है कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बाहर वाले लोग भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप मध्य प्रदेश से हो, अगर आप बिहार से हो, अगर आप दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, करेक्ट। और अब बात रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, शैक्षिक अर्हता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए स्नातक ग्रेजुएशन जरूरी है और कुछ भी नहीं, ग्रेजुएशन जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिन बच्चों को ध्यान रखना चाहिए इस चीज का, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब 30 अप्रैल 2021 को अगर आप फॉर्म भर रहे हो, तब तक आपके पास में सब कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड या सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। मतलब अगर आप 30 अप्रैल को फॉर्म भर रहे हो और आपकी परीक्षा 15 मई को है और आपका रिजल्ट जून को आएगा, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास में 30 अप्रैल को डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता और समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभ्यर्थी का दायित्व होगा। मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ हमारी डिग्री वैलिड है, फेक नहीं है, जो आजकल काफी चल रहा है मामला, काफी लोग ले आते हैं फर्जी डिग्रियां। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आयु, एज कितनी होनी चाहिए? एज कितनी होनी चाहिए? आयु वाली बात क्या करते हैं, तो आपकी आयु के कब? 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को, देखो यहां पे एज कैलकुलेट ढंग से करना। 1 जुलाई 2021 को बोला है इन्होंने, 1 अप्रैल या 30 अप्रैल, अप्रैल नहीं बोला है, ठीक है। अप्रैल 2021 नहीं है, ये है जुलाई 2021 को। 21 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। ये अच्छी बात लगी मुझे। अगेन यहां पर भी इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। ये जो राजस्थान में जो अभी एसआई की वैकेंसी आई थी कुछ दिन पहले, उसमें नहीं है। ये अच्छी चीजें हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। एक और चीज, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में चरित्र। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सारे प्यारे बच्चों का चरित्र बहुत अच्छा है, उनमें मुझे ये बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। वैवाहिक परिस्थिति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां पति जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिनने ऐसे पुरुष से विवाह किया जो पहले से एक पत्नी,
मतलब सिंपल सी बात है, करेक्ट। आप मैरिड हो सकते हो बट पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शारीरिक स्वस्थता, फिजिकली फिट होना चाहिए, तो ये आगे बताएंगे, इसमें बात करेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, स्वस्थ होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया, अब होगा क्या भाई, ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या से एग्जाम्स होंगे, क्या क्या होगा, इस पे बात करता हूं मैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो आप ये भूल जाइए। अगर देखो सर, अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो वो लोग ध्यान रखें, वो ऐसे काम नहीं करें, ऑफलाइन मॉक पेपर्स लगाने का काम नहीं करें, क्योंकि अगर आप लोग ऑफलाइन मॉक पेपर्स लगाओगे तो आपकी शायद प्रैक्टिस उतनी श्रेष्ठ नहीं होगी जो उन बच्चों की होगी जो ऑनलाइन लगाएंगे। तो मैं यहां पे स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, आप अपने मॉक पेपर्स जो हैं, आप एग्जाम से पहले जो मॉक पेपर्स लगाते हो वो ऑनलाइन ही लगाएं, ऑफलाइन नहीं लगाएं। एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने नंबर के लिए आने वाला है। एग्जाम जो है वो होने वाला है 400 नंबर का, 400 नंबर का एग्जाम होने वाला है। 4 सब्जेक्ट आएंगे, सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये सारे मिला के 100 नंबर। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। बेसिकली मैं इसको रीजनिंग कह सकता हूं, इसको मैथ्स कह सकता हूं और इसको जीएस जीके कह सकता हूं, और ये हिंदी। 4 बेसिक, सामान्य तौर पर 4 और कुछ सामान्य संविधान और मूल विधि भी शामिल है। तो टोटल जो है हमारे पास में ये सारे सब्जेक्ट है 400, सबके वेटेज इक्वल है, अच्छी बात है, सबका वेटेज इक्वल है। अब बात रही सर परीक्षा में तो 4 सब्जेक्ट आएंगे, 100 अंकों के आएंगे। अब मुझे बताइए सर कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने टाइम दोगे आप, तो ये यहां पे दिया है 2 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा का टाइम जो है 120 मिनट होगा, करेक्ट। और अभ्यर्थी के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा में एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में, देखो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ये एसएससी और बैंक वालों का बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन मतलब सपोज करिए यूपीएसआई का फॉर्म जो बहुत ज्यादा बच्चे भरते हैं, सपोज करिए 5 लाख बच्चों ने भर दिया, सपोज करिए, ठीक है, मैं कह रहा हूं अनुमान करिए, ऐसा मानिए, ठीक है। तो क्या होगा कि एक से अधिक पालियों में एग्जाम करवाना पड़ेगा। तब क्या होगा कि आपके जो हैं क्वेश्चंस के आंसर जो आप दोगे, आपके मार्क्स जो है नॉर्मलाइज किए जाएंगे। नॉर्मलाइज का मतलब आपको परसेंटाइल के हिसाब से इक्वल परसेंटाइल मेथड, इक्वी परसेंटाइल मेथड में आपको कन्वर्ट किया जाएगा। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा कभी, इक्वी परसेंटाइल क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत ही प्यारी चीज भी लगी मुझे, बहुत ही अच्छी चीज भी लगी इसकी, कि इस एग्जाम में आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी होने वाली है, ओवरऑल कट ऑफ भी होनी चाहिए। ध्यान से पढ़िएगा, प्रत्येक विषय में 35% अंक, कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहे अभ्यर्थी, मतलब इसमें सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब चारों सब्जेक्ट में प्रत्येक विषय में 35% अंक लाना जरूरी है। क्या ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, 35% अंक जो है हर एक सेक्शन में लाना जरूरी है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन आगे नहीं होगा, ठीक है। और डिटेल जो है सिलेबस के बारे में हम बाद में लेटर में बात करेंगे, मैं बताऊंगा आपको डिटेल सिलेबस क्या है। एक एक टॉपिक के बारे में तो बात नहीं कर पाऊंगा बट बात जरूर करूंगा, वो परिशिष्ट 1 पर नीचे दिया हुआ है। अब बात रही है, ये तो हो गई ऑनलाइन परीक्षा। अब बाद में ऑनलाइन परीक्षा के बाद में क्या होगा, जो इसका सिलेक्शन का स्टेप नंबर 2 है, 4.1 देखा ऑनलाइन, 4.2 है अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और अभिलेखों की जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रूफ करवाना पड़ेगा। तो इस फिजिकल के लिए पुरुषों की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर 5.51 फीट होनी चाहिए, और कुछ के लिए 160 से भी काम चल जाएगा। सीना बिना फुलाए कितना होना चाहिए, और फुलाने पे 79 और 84, मतलब फुलाने पे 84 और बिना फुलाए 79 होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। सीना 5 सेंटीमीटर फुलना जरूरी है। ये बात भी कही गई है। महिलाओं के लिए वो जो है ये नहीं अप्लाई होता है, केवल और केवल हाइट वाली बात अप्लाई होती है। 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और कुछ जो अनुसूचित जनजाति महिलाओं हैं उनके लिए मात्र 147। बट एक इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, महिलाओं का वजन महत्वपूर्ण है। महिलाओं का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। और इसके बाद देखिएगा एक जो है फिजिकल कैसे होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा कैसे होगी, उसके बारे में दिया गया है कि आपको 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में भागना है। 28 मिनट में 4.8 4.8 किलोमीटर भागना है, 4.8। और महिलाओं के लिए 2.4 और टाइम हो जाएगा 16 मिनट। पुरुषों के लिए 28 मिनट, महिलाओं के लिए 16 मिनट। पुरुषों की आधी महिलाएं भागेगी। करेक्ट। तो ये है। और ये भी इसमें भी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित उपाधीक्षक सदस्य सारे होंगे। ठीक है। टिप्पणी ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन की है। लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये है फिजिकल। ठीक है। कि तिथि व समय की सूचना बाद में बता दी जाएगी। ठीक है। और इसी तरीके से फाइनल लिस्ट इससे बनेगी। मैंने तीनों स्टेप बता दिए ना आपको। सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा, बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन सारे होंगे, बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, आपका सीना वीना सब नापा जाएगा और दक्षता में आपको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4.8 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में भागना है और महिलाओं को 16 मिनट में 2.4 2.4 किलोमीटर भागना है। चिकित्सा परीक्षा इसमें कोई बहुत बड़े नहीं है, नॉर्मल आपका जो है मेडिकल फिटनेस आपको देना पड़ेगा। करेक्ट। और आयु में छूट, कुछ आरक्षण व आयु में छूट दी हुई है। अब देखना ध्यान से, अनुसूचित जातियों जनजातियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के ही अनुमन्य हैं। ये बात भूल जाते हैं। अब कई बच्चे ये बोलते हैं सर मैं मध्य प्रदेश से हूं, अनुसूचित जाति में आता हूं, क्या मैं उत्तर प्रदेश से भी अनुसूचित जाति में आऊंगा? तो मैं कहूंगा नहीं, आप अगर वहां से फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म सामान्य कैटेगरी से कंसीडर किया जाएगा। मतलब आपका रिजर्वेशन जो है केवल जो है राज्य सरकार की नौकरियों में, राज्य की नौकरियों में आपके राज्य में अप्लाई होता है। बाहर वाले राज्य में अगर जाते हो तो आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना होता है। तो आप अपना फॉर्म जनरल कैटेगरी से ही भरिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं। अन्यथा हो सकता है कि आपको आगे जाके उसी कैटेगरी में ट्रीट करें, फिर पता चला दिल दुख रहा है क्योंकि कट ऑफ वैसे नहीं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो कुछ छूट्स दी हुई है वो सबको दी हुई है, सबके लिए है, नॉर्मल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि मतलब आप ओबीसी में 30 अप्रैल 2021 तक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो काम नहीं आएगा। उसकी वैलिडिटी जो होती है ना, वो वैलिडिटी होनी चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट, ओके, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी होने का स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप 5, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित के अनुसार व प्रमाण पत्र प्रारूप 6 के उसके बाद, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। अगेन 30 अप्रैल तक आना जरूरी है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी मानते हुए विचार किया जाएगा। मतलब आप मूल निवास डोमिसाइल नहीं देते हो तो आपको कोई भी रिजर्वेशन किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। इस बात की ध्यान रखना। ठीक है। और
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, अब फॉर्म भरते टाइम अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, ये भी इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों के पास अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है फॉर्म भरवाने के टाइम, अगर आप फॉर्म खुद भरते हो तो भी क्या क्या लेके बैठना है। आपकी सारी स्नातक उपाधि अंक मतलब ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है, सारी लेके बैठना है। और अगर इसमें से जो भी आपने किया हुआ है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, आपने प्रादेशिक सेना में अगर कहीं सेवा की हुई है, एनसीसी आपने भी सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ये सारे आरक्षण व अधिकतम आयु मतलब अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए और अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो उसकी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और ये ईबीसी कैटेगरी वालों के लिए फॉर्म के स्कैन करके, फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की नवीनतम व रंगीन फोटो और सिग्नेचर ये भी जरूर रख लीजिएगा। ऑनलाइन करने की वेबसाइट्स की प्रक्रिया क्या है, इस वेबसाइट्स पे जाना है, कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन होगा, आपको अपने अपने मार्क्स, सारी बायोडेटा, सारा सब कुछ डालना होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद। और फाइनली लास्ट में आपका जो है फीस पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप चालान के थ्रू भी कर सकते हो और आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। ई चालान, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हो, मतलब पेटीएम, फोन पे, ये सब भी चलने वाले हैं। ये कुछ गाइडलाइंस है। फोटो जो है वो आपकी चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, काला कलुंटा फोटो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं अंधेरे में फोटो खींचा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं चाहिएगा, सफेद या सादे ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि जरूरी है, ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का मतलब आपको मास्क लगा के फोटो नहीं बन लगाना है, ठीक है। कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, एक बार आवेदन करने के पश्चात उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। फॉर्म गलत भरने में कोई वापस सही करने का मौका नहीं देने वाले हैं। और बात रही सिलेबस की, तो मैं यहाँ पे सामान्य हिंदी का सिलेबस बता रहा हूं, ये जो है इसमें मुझे कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। मूल विधि, संविधान व सामान्य ज्ञान अगेन वो का वो सिलेबस है, ठीक है। जनसंख्या, वाणिज्य, व्यापार, पर्यावरण, नगरीकरण, एफडीआई, ये सारे के सारे सामान्य ज्ञान के भी वही क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और क्वांट और रीजनिंग के भी वही क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस फॉर्म के लिए जो जरूरत थी वो सारी की सारी बता दी है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचाया है हमने जो हमने कवर नहीं किया हो। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, ऑलिव बोर्ड की यूपीएसआई के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अप है, आप बिल्कुल परचेज कर सकते हो ऑलिव बोर्ड टेस्ट सीरीज, ओके। और आप कहोगे सर क्या कोई ऑनलाइन कोर्स भी है, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, ऑलिव बोर्ड का यूपीएसआई का कोर्स भी ऑलरेडी है, वहां पे आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।